अभी सुबह के 7:45 हुए हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है, तकरीबन 3 से 4 सेंटीग्रेड होगा और मैं मौजूद हूँ बेलग्रेड में। इस वक्त मैं जा रहा हूँ बैंक, वहाँ से मास्टर कार्ड के ज़रिए कुछ पैसे निकालने हैं लोकल करेंसी, क्योंकि अभी मेरा इरादा है जाने का ईस्टर्न सर्बिया घूमने का। तो ज़ाहिर है रास्ते में कुछ पैसे चाहिए होंगे, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं अभी कैश। तो होपफुली आज सफ़र थोड़ा लंबा रहेगा और थोड़ा हेक्टिक भी हो सकता है, तो लेट्स सी। सर्बियन दिनार $1 का करीब 96 सर्बियन दिनार होते हैं। करेंसी काफ़ी लो है और क्योंकि कंट्री जो है बेसिकली इसकी जीडीपी इतनी हाई नहीं है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है ये, और ये सर्विस बेस्ड है ज़्यादा कंट्री। छोटा सा मुल्क है, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है और आबादी करीब 90 लाख तक है, 1 करोड़ भी नहीं है। तो पहले ये और मोंटेनेग्रो 2006 से पहले एक ही कंट्री थे, बाद में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और मोंटेनेग्रो ने अलहदा होने के लिए जो है अपनी रेजोल्यूशन जमा करवा दी और मतलब उन्होंने वोट का इजहार किया और वो अलहदा कंट्री हो गया। तो अब जो है सर्बिया और मोंटेनेग्रो 2 अलहदा कंट्रीज़ हैं। वो मेरा होटल है, होटल पैलेस। ये शहर के बीचों बीच होटल है और बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। मतलब यहाँ पर बहुत सी जगह हैं कि जो आपको पैदल आप जा सकते हैं और हर चीज़ अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरीज वगैरह और बाकी शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी यहाँ पर करीब ही हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आज एक बेसिकली मैंने टूर कंपनी से रब्ता किया जो कि ग़ालिबन 2 और 3 बाकी लोग भी होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनके साथ जाना है। कल भी मैं गया था और शाम को ही वापस आया, तो वो भी अच्छा रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि उससे पिछले दिन मैं अपने ख़ुद अकेला एक बस पकड़ी थी और मैं भी नोवी साड करके एक शहर का नाम है, वहाँ चला गया था। और कल जो मैं टूर कंपनी के साथ गया वो भी मुझे उसी जगह ले गए। खैर डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये जो है ये कल वाले जो टूर ऑपरेटर थे ये मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ तरीके से या रस्तों से लेकर गए थे, तो एक वो भी डिफरेंट एक्सपीरियंस था और काफ़ी उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया था। Lepenski Vir Museum, one interesting place where you're gonna learn a little bit more about the history of this area, and then when we finish with that we will probably make a lunch break for about 1 hour, and then we head back for Belgrade, about 2.5 hours of driving on our way back. So I expect that we can be back in the city between 5 and 6. We'll see, depending on how quick we are and what's the traffic, etc. But somewhere between 5 and 6 we should be back. So let's put Serbia on the map for start. In the north there's Hungary, in the east Bulgaria and Romania, in the south Albania and Northern Macedonia, and in the west Croatia, Bosnia and Montenegro. You're probably wondering why I'm not mentioning Kosovo. There's one more territory in the south, let's say Kosovo, that's a disputed territory. For us, for Serbians, that's nothing more than our southern province. For people who are living there, at least majority of them, they see themselves as an independent country. If you ask United States or United Kingdom or Germany or Australia or Canada or Japan, that is also an independent country. But if you ask United Nations or China, India, Russia, Spain, Israel, many other different countries, they will say this is still southern Serbia. So it's a very complicated issue. Serbians are using Serbian language. That language belongs to the group of Slavic languages. ये भी यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक ली है, तकरीबन 1.5 घंटे का जर्नी हमारा हो चुका था और यहाँ पर कॉफ़ी ब्रेक है छोटी सी, और उसके बाद जो है सारे के सारे इस तरफ जो है ना खेत हैं। अभी फ़िलहाल जो है रेनी सीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर का सिस्टम जो है वो इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से अभी
ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं, ये घास फूस है जिनमें इन लोगों के मवेशी चरते हैं। बाकी इस तरफ ट्रेन की एक लेन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न सर्बिया में। मौसम ठंडा है लेकिन धूप भी अच्छी खासी है, तो इस वजह से एहसास नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ कि जब ये स्प्रिंग सीज़न होता होगा तो ये कितनी खूबसूरत जगह होती होगी। दोनों तरफ जंगल है और ये खूबसूरत एक दरमियान में रोड है। अभी भी खूबसूरत है, लेकिन ज़ाहिर है जब यहाँ पर रंग बिखरे होते होंगे बाहर के तो ये इलाका बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा। या फिर जब पीक विंटर सीज़न होता होगा तो यहाँ पर जो बर्फ़बारी होती होगी वो भी ज़ाहिर है उसका भी अपना एक नज़ारा होता होगा। ये जो वक्त है मार्च का, अर्ली मार्च का, इसमें मैं आया हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर उस हिसाब से ये टूरिस्ट्स के आने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक नई जगह देखने का मौका मिला और नए लोगों से मिलने का मौका मिला और यहाँ देखा कि ये कैसे लोग रह रहे हैं, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपीरियंस है। और बाकी खूबसूरत नज़ारे हैं, गो के पत्ते नहीं हैं दरख्तों के, बिल्कुल ख़ज़ां इस वक्त पीक पे है, लेकिन बहरहाल फिर भी यूरोप के इस इलाके को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे गांव आ रहे हैं दरमियान में और गांवों के आसपास जो खेत हैं उनमें लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दुनिया है, एक मुख्तलिफ दुनिया है, यानी कि हर जगह मुख्तलिफ कल्चर होता है, तो यहाँ का भी एक कल्चर है डेफिनेटली। ज़्यादा उसको मैं करीब से तो नहीं देख पाया, मेरा तो दिल था कि कहीं शायद किसी छोटे से टाउन या गांव के करीब कहीं गाड़ी रुके और उसके बाद बस वहाँ 2-4 घंटे गुजारे जाएं, लेकिन ज़ाहिर है ये गाइडेड टूर है तो ये उन्हीं जगहों पर रुकेंगे जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव एरियाज़ होंगे। तो बहरहाल हर एक बंदे पे भी डिपेंड करता है कि उसको कौन सा इलाका या कौन सी जगह या किस किस्म के प्लेसेस जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। मुझे पर्सनली ये है कि गाँवों की लाइफ और मतलब इस टाइप की जो चीज़ें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। Is this what you're gonna see now on your left hand side is the widest flow on Danube from the beginning till the end. Here it looks more like a lake, right? Yeah. Danube is the second longest European river. The longest one is Volga in Russia. Danube is the second longest one, 2,850 kilometers, going through 10 countries and entering Black Sea in Romania. So it starts in Germany as a small river, but very quickly under the mountain called Schwarzwald, but very quickly when it accepts few side rivers it becomes bigger and bigger. Why do I say it's not the longest, but it's probably the most important European river? Why do I say that? Couple of reasons. First reason is that it's widely used for transportation of people and goods. That's the first thing. Second thing, it has so many settlements on its banks in every country that it goes through. It's the only European river that connects 4 capitals: capital of Austria, Vienna; capital of Slovakia, Bratislava; capital of Hungary, Budapest; and capital of Serbia, Belgrade. But additionally to those 4 capitals, many important cities are on Danube as well, you know, so many important settlements, and it was like that for last God knows how many thousands of years. Always Danube was source of life. सामने एक तारीखी शाहकार है जो नज़र आ रहा है। ये फोर्ट्रेस है, किसी ज़माने में बनाया गया था। इस जगह की ख़ास बात तो ये है कि एक तो इसकी नेचुरल ब्यूटी है और एक तरफ पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ ये खूबसूरत किला है और तीसरी जानिब यूरोप का दूसरा बड़ा दरिया डैन्यूब। तो ये बड़ा एक खूबसूरत इम्तजाज है मुख्तलिफ नेचुरल ब्यूटीज़ का। I was explaining you earlier
that Danube was extremely important, that a lot of Transportation and exactly was no highways, nothing else, so a lot of things were happening on the river. So whoever controlled the fortress, he was basically controlling what's happening on the river. They used to put one chain from one coast to another, and then you cannot sail through before you pay, of course. So it was very important to control this fortress always. There are two theories about who made the fortress, right? One theory is Serbian theory, that of course we made it, and the other theory is that Hungarian theory, that Hungarians made it. okay. So I personally more believe to Hungarian theory. I believe that they made a fortress because the first written evidence about this fortress, that is coming from late 14th century, is saying that Hungarian troops were inside. What is happening after that? After that, Turks are coming. So Serbia is fighting against the Turks first time in 1389. We were defeated, but it was a not easy win for the Turks as well. इस किले की तरफ जा रहे हैं, इसकी कहानी अभी सुनी और बड़ी ही दिलचस्प इसकी कहानी थी।